नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं नीरू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर परेश रावल जी। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। बहुत सालों बाद डियर फादर एक गुजराती फिल्म में आप नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा आपका अनुभव रहा? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये फिल्म मेरी मातृभाषा में है और मेरे ड्रामा के ऊपर आधारित है। तो जो ड्रामा में यूँ समझिए, ये ड्रामा हमने पहला शो किया था 9 अक्टूबर 2011 में। तो वहाँ से लेके आज तक हमने करीब करीब कोई 430 शो किए, दुनिया भर में किए। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ये बात जो ड्रामा की जो कहानी है मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये कहानी, तो मैं करना चाहता था। और फॉर्चुनेटली मुझे प्रोड्यूसर भी बड़े अच्छे मिले, रतन जैन जैसे। मेरे जो साथी कलाकार है मानसी एंड चेतन धनानी। चेतन ने तो ऑफकोर्स मेरे साथ ड्रामा में भी ये रोल किया था, मेरे बेटे का ही रोल किया था। तो और बरसों से मैं करना चाहता था, मेरी मातृभाषा, मुझे कुछ अच्छा काम करना था उसमें। क्योंकि मैं ये बात कहता हूँ, जो दावे के साथ कहता हूँ, बड़ा सोच समझ के कहता हूँ, गुजराती ऑडियंस जो है उसके जैसा प्रेक्षक, इतना तैयार, इतना इंटेलिजेंट प्रेक्षक आपको किसी भी भाषा में नहीं मिलेगा। जिन लोगों की परवरिश या ग्रूमिंग हुई है बड़े बड़े अच्छे ड्रामा के ऊपर, और ये प्रेक्षक दुनिया भर में फैला हुआ है। आप फिजी आइलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, सेशल आइलैंड चले जाइए, गुजराती मिलेंगे आपको। हाँ, एंड दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेज एंड एंटरटेनमेंट। तो इतना जब हमारे पास सज्ज प्रेक्षक है, इतना होनहार प्रेक्षक है, सुलझा हुआ, तो उनको कुछ अच्छा देना, उनको कोई सबस्टैंडर्ड चीज़ नहीं देना, ये मेरा इरादा था। इसके लिए मैंने ये जब सब्जेक्ट मेरे हाथ लगा तो मैंने इसकी फिल्म बनाने का सोचा। वरना मैं बिल्कुल 40 साल पहले एग्जैक्टली 1981-82 में आखिरी फिल्म कर चुका था मैं गुजराती में। बिल्कुल। इतने सालों का आपका बॉलीवुड का ये जो सफ़र है, चाहे विलन के किरदार की बात करें, कॉमेडियन, कैरेक्टर एक्टर की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हर बार बढ़ती जाती है? तो इसमें वो एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की, वो किस तरह के नए परेश रावल जी पर्दे पर दिखेंगे इस बार? देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बिल्कुल। अगर आप बुरा काम करेंगे तो पता है यार कुछ दे नहीं सकते, इसमें कुछ दम नहीं है, आगे बढ़ो। तो वो हिसाब से ऊपर वाले की दया से और बाकी मेरे साथी कलाकार, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर की हेल्प की वजह से मैं कुछ हद तक फुलफिल कर सका हूँ। तो दे एक्सपेक्ट कि ये कुछ अलग होगा, और ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी का जो और थ्रिलर फॉर्मेट में है। थ्रिलर फॉर्मेट के अंदर जो हम रिलेशनशिप की जो बात करते हैं, उसको जो इवेल्यूएट करते हैं, ये सारी बात इसमें कही गई है। तो लोगों को अलग परेश रावल मैंने दो क्या बोलते हैं, डबल रोल तो है ही, बहुत कहानी जिस तरह से बुनी गई है उसमें भी लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इसका काइंड ऑफ इज अ वेरी गुड पैकेज, जिसमें एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन कहने के लिए एक बात भी है, मैसेज। खाली खोखला एंटरटेनमेंट नहीं है या खोखली कॉमेडी नहीं है इसके अंदर सब कुछ बात है, लेकिन कहने को एक ठोस बात है इसमें। एक सोशल मैसेज, पेरेंट्स के रिलेशन उनके बच्चों के साथ कैसे हैं, और पिछले 2 साल में जैसे कोविड का ये दौर रहा है, आपको क्या लगता है कितना क्रूशियल है, और स्पेशली इस टाइम पे ये मैसेज कितना सार्थक उतरेगा? मैसेज तो सार्थक है, क्योंकि देखिए हम 2 साल फैमिली के साथ रहे हैं, तब हमने ये देखा है कि टू मच ऑफ अ फैमिली इज ऑल्सो मिजरी। अगर दिन में पूरा दिन भर, महीनों तो अगर आप घर में पड़े हुए रहते हैं तो फिर हर बातें बहुत बड़ी होके आती है। बिल्कुल। छोटी छोटी बातें भी बहुत मैग्नीफाई होके आती है। तो कहीं पे अरे भैया किसी ने तौलिया सुखा दिया, गदले पे डाल दिया, गीला तौलिया, तो वो छोटी छोटी बातें फ्लेयर अप होती है। वो बातें तो हैं, लेकिन पेंडेमिक का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, ब्लेसिंग। लोग OTT प्लेटफॉर्म पे काफ़ी फिल्में देखते थे, तो लोगों का टेस्ट बदला है। लोगों को पता यार ये तो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं OTT पे, दुनिया भर की फिल्में आती हैं, तो लोगों का टेस्ट भी चेंज हुआ है। खास करके जो यंग जनरेशन, उनको समझ में आ गया खरा क्या है, खोटा क्या है, बुरा क्या है, भद्दा क्या है। तो वो भी एडवांटेज मिला है। तो अभी जाके जितने भी फिल्म मेकर हैं उनको दे विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स एंड
गिव समथिंग विच इज इफेक्टिव एंड एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ये कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे छोटी-छोटी बातों पर नोक-झोंक, Yeah, आपकी yeah. फैमिली में भी ऐसा कुछ होता था? हाँ, होता है, सब जगह, हर घर में होता है। क्योंकि पहले तो क्या होता है, हम होते घर के बाहर निकल जाते, बच्चे निकल जाते, ये तो पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं हम। और खिड़की खोलो कोविड, मुंह खोलो कोविड की बात है, टीवी खोलो कोविड, पेपर खोलो कोविड, किसी का फ़ोन है तो कोविड कोविड। तो इतना डिप्रेसिंग माहौल होता था। और अनसर्टेनिटी, यहीं पे आपने सुना किसी की डेथ हुई है, यहाँ पे कोई अस्पताल में, कोई वेंटिलेटर पे, इतने इसके लिए सारी बातें असर करती है आपको सबकॉन्शियसली। मैं तो कहता हूँ कि फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है, खास करके बच्चों की। जो बच्चे स्कूल में जाते थे, जिनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घर में पड़े हुए, दोस्तों से मिल नहीं सकते, हम भी हमारे दोस्तों से मिल नहीं सकते। अब कितना वीडियो कॉल करोगे, कितना करोगे, किसी से मिल नहीं सकते आप। तो ये सारी बातों का बहुत बहुत असर हुआ है। तो फैमिली में सबका मूड अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या करते थे? देखिए, फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली के अंदर सब पढ़ने के शौकीन हैं, तो पढ़ते रहते थे। वक्त मिला था, टाइम मिला था, ये किताब रहेगी, ये रहेगी, ये फिर से पढ़ा जाए। और अब नेटफ्लिक्स वगैरह भी कितना देखोगे आप। एक अरसे के बाद तो मुझे नेटफ्लिक्स भी दूरदर्शन जैसा लगने लगा था कि आदमी बोर हो जाता है, कितनी फिल्में बहुत देखोगे, मोनोटोनस हो जाता है। बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो अपने आप को बचा के रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का बैलेंस बनाए रखना, इट्स विद अ चैलेंज। क्या मंत्र क्या रहता था आपका उस टाइम पे? कूल रहो, कीप Okay. योर कूल, डोंट फ्लेयर अप। क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस है तो सबके ऊपर स्ट्रेस है, आप अपना स्ट्रेस किसी पे डाल नहीं सकते। ये बात अब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है ये बात मुझे अमल में लानी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो यू टू कीप योर कूल। या बिल्कुल। कुकिंग वगैरह आपने ट्राई किया था कुछ इस नहीं टाइम पे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हमने लोगों देखा का था खाना क्यों बिगाड़ना। क्योंकि काफ़ी लोग घर पे थे तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते थे। हर कोई सोशल मीडिया पे अपने कुकिंग की या बर्तन धोने की या झाड़ू पोछा करने की हाँ नहीं, मैं फोटोज झाड़ू पोछा अपलोड वगैरह करते कर लेता था, साफ सफाई कर लेता था। और बाद में तो ये हो गया था कि वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फॉर होम Work हो for- गया। तो अभी शाम, तब मैं ये सोचता था कि हमारी औरतें जिस तरह काम करती है, फिर वो काम वाली औरत हो या आपकी बीवी हो या आपकी भाभी हो या आपकी माँ हो या आपकी बहन हो, तो ये एक किस तरह का होता। मैं ऊब जाता था। मैंने यार इतना करके होगा, ये लोग तो ये सब कर रहे, फिर भी उनके चेहरे पे हंसी होती है, दे आर एंजॉइंग दैट। बाद में एक ग्रेट फिल्म मैंने देखी, द ग्रेट इंडियन किचन, जो नेटफ्लिक्स पे एक मलयाली फिल्म है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, सब फैंटास्टिक फिल्म। और फिल्म देखोगे तब पता चलेगा मैं क्या अच्छा, वो फिल्म के दौर प्रॉब्लम अलग है, लेकिन एक औरत जब उठती है घर में सुबह से लेकर शाम तक, उसका कितना करना होता है, उसको मोनोटोनस होता है, बिल्कुल। फिर भी वो खुश रहती है, सबको खुश रखती है। इट्स अ ग्रेट क्वालिटी, जो मुझे लगता है आदमी या मर्द कभी ये क्वालिटी इतनी इस लेवल पे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्वरूप जी को आप कैसे प्रेज करते हैं इस रोल में? स्वरूप जी का तो कमाल का है कि स्वरूप जी ने ये सब तो किया था, उसके ऊपर उन्होंने अपने मेंटल बैलेंस को, और वो जो काम करती है लाइफ स्किल का, तो उन्होंने फॉर 21 डेज, बाद में 35 डेज तक स्कूल के बच्चों के साथ में वो ऑनलाइन क्लासेस लेती रहती थी, गेम्स सिखाती थी, ये करती थी, वो करती। जैसे अभी उन्होंने अमृत महोत्सव में वो 75 स्कूल्स के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है, वर्कशॉप लिया है लाइफ स्किल का। स्वरूप का तो लिखना पढ़ना चलता ही रहता था यहाँ पे, फिर ओवरसीज में भी। सुबह में और फिर शाम को बैठती थी लंदन, अमेरिका, बेल्जियम, अर्जेंटीना, उसके साथ में उनके क्लासेस चलते रहते थे। तो शी केप्ट हरसेल्फ वेरी वेरी बिजी, और घर का भी काम करती थी। और फॉर्चुनेटली हमारे घर के अंदर जो लोग हैं वो अच्छे हैं, और बट एक्सेप्ट मी, थोड़ा मैं उबल जाता था, बट दैट्स ओके। हाँ, वो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लाइक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि हमारी आदत रही है ना, उठे निकल गए, शूटिंग के लिए निकल गए, या कहीं जिम में चले गए, जिम भी बंद है, आप टेरेस के ऊपर भी कितने चक्कर लगाओगे। बिल्कुल। माने बोरियत बहुत थी, बहुत ही बोरियत।
स्टेगनेंसी थी, मोनोटोनी थी, उसके अंदर आपको करना। तो मैं कभी कभी ये सोचता था, जिस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा होती है उसका क्या होता होगा, क्या बीतती होगी उस पर। हमारे पास तो चलो दूसरी बात है कि हमारे पास तो घर है यार, इतना बड़ा घर है। जो लोग छोटे घर में रहते थे कि यू आर थ्रोन इन अ वेरी स्मॉल रूम लाइक 10 पीपल, उनका क्या होता होगा। तो मैं वो हिसाब से समझता था कि यार हमको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। करेक्ट। सो नाउ दैट वी आर बैक टू नॉर्मल लाइफ, Yeah. और इसके बाद अभी ये पहली फिल्म ऐसी है जो आप 30 साल बाद कर रहे हैं, 40 40 इयर्स, Yeah. माय गुडनेस, 40 साल के बाद पहली गुजराती ये फिल्म आपकी आ रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक बॉलीवुड की जो रेगुलर फिल्म्स आप करते थे उससे, और इसमें क्या डिफरेंस रहा और कितना एंजॉय किया आपने अपनी डिफरेंस मातृभाषा? तो ये रहा कि देखिए, जो जो आई वाज फॉर्चुनेट, जो मैंने रतन जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जब पहले ये फिल्म आशुतोष गोवारिकर करने वाले थे एंड 2013-14 में, फिर सब कुछ 16-17 में हुआ क्या कि उनकी काफ़ी दूसरी पिक्चरें भी आ रही थी। तो बाद में पेंडेमिक में ये हुआ तो उसने बोला कि इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, बोला परेश भाई ये नहीं कर पाऊंगा तो तू आगे बढ़, क्योंकि उनकी बाकी फिल्में भी बनने वाली थी तो सब आ गई थी। तो मैंने रतन जी को कहा, तो रतन जी ने कहा मैं करूँगा। तो मैंने कहानी सुना, फिर जो मेरे ड्रामा के शो थे उन्होंने रिकॉर्डिंग भी उनको दिया, अरे ये देखिए ये, तो बोलते ये मैं करूँगा। बोला रतन जी इसमें म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक क्या आदमी है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री के सब मुगल लोग हैं। बिल्कुल। बोलते नहीं गाना नहीं होगा तो जो मेरे को एक कहानी से लेना देना, गाना हो या ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ही केम ऑन बोर्ड। तो इनके प्रोडक्शन में मैं काफ़ी मरतबा काम कर चुका हूँ, तो मुझे वो बड़ी आसानी थी। आई नो संचिता जी है, संचिता वेरी एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कही है, तो सबको साथ में लेके चलने वाली है। तो जो काम करने का ढंग था वो बॉलीवुड के स्टाइल का ही था, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल, एफिशिएंट, और जो चीज़ लगती है वो लगती है। दे वर प्रोवाइडिंग द, नॉट लुकिंग एट कि भाई गुजराती फिल्म की इकोनॉमी इतनी है, नहीं होना चाहिए। हमारी फिल्म पूरी सिंग साउंड में शूट हुई है, बेस्ट कैमरा के साथ शूट हुई, जिसका रेंट मेरे हिसाब से 55 या 60,000 था पर डे का। कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा 1 महीना रहे हम बड़ौदा के अंदर, एक बिल्डिंग का पूरा ले लिया था, पूरा यूनिट रहता था, और एक बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया था। मुंबई से 8 डायरेक्टर वगैरह गए, तो मैंने प्रोफेशनल लेवल पे हुआ। तो माई एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दिस फिल्म फॉर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी पॉजिटिव। और मैंने ये बात ठान ली है कि मैं हर साल एक गुजराती फिल्म तो करूँगा ही करूँगा। क्या बात है, मतलब अब दर्शकों के लिए, गुजराती दर्शक जो हैं स्पेशली, उनके लिए तो एंटरटेनमेंट पक्का है। या और अगर ऐसे डबल रोल वाली फिल्म आ गई तो डबल धमाका। खास करके बात करें अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह की रिसेंटली फिल्में आ रही हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्वालिटी फिल्में आ रही हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इवॉल्विंग गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को? मैं समझता हूँ कि अभी जो फिल्में बन रही है, पिछले 8-10 साल पकड़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो अर्बन सिनेमा जिसको बोलते हैं गुजराती में, मेरे हिसाब से अर्बन रूरल ऐसा कुछ होता नहीं है। फिल्में अच्छी या बुरी होती है, बिल्कुल। और एक होती है फिल्म चली या ना चली, ये 2 कैटेगरी होती है। तो अभी अच्छी फिल्में बनने लगी गुजराती में। देखिए बुरी फिल्में तो हर जगह बनती है, हॉलीवुड में भी बनती है, हिंदी में भी बनती है, मराठी में भी बनती है, बंगाली में भी बनती है। लेकिन अब ये माहौल चेंज हो रहा है और नए नए मेकर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे मेकर हैं, जैसे हंसल मेहता है। अब हुआ ये है कि रतन जी आए हैं, तो रतन जी के साथ साथ मेरी सबसे अपील है, कुछ लोगों से मैं बात कर भी चुका, आप आइए गुजराती में फिल्म बनाइए, तो गुजराती की फिल्म की एक वैल्यू भी बढ़ेगी, उसकी गरिमा भी बढ़ेगी, और लोग उसके ऊपर डिपेंड भी करने लगेंगे। बड़े बड़े जो मेकर हैं यहाँ, हंसल मेहता है, संजय लीला बंसाली है, उमेश शुक्ला है, ये सब आए, भरमार है। हाँ, कितने गुजराती जो हिंदी में बना रहे हैं फिल्म। बिल्कुल। वहाँ पे अहमदाबाद में अभिराज जोशी है, अभिषेक जैन है, अभिषेक शाह, जिन्होंने हेलारो नाम की बेहतरीन फिल्म बनाई थी। तो ये लोग इस किस्म के मेकर आए तो बड़ा एनरिच होगा, सीन बड़ा अच्छा होगा, और लोगों को भी श्रद्धा होगी, यार है अपनी गुजराती फिल्म है। तो मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छे दिन हैं अभी गुजराती फिल्मों के लिए, आगे भी और आने वाले हैं, ये मैं समझता हूँ।
थिएटर्स में तो लोग जाते ही हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन ओटीटी की बात करें तो जिस तरह से पिछले 2 साल में स्पेशली हमने देखा है जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म इवॉल्व हुआ है, आप क्या सोचते हैं नए टैलेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हाउ डू यू सी टू इट? मैं तो शुक्रगुजार हूँ ओटीटी का। ओटीटी ने एक ऐसी लकीर खींची है कि आपको कोई भी स्टार हो, इसके अंदर पंकज त्रिपाठी आपके बड़े स्टार के बराबरी कर सकता है, दिव्येंदु बराबरी कर सकता है, सब बराबरी कर सकते हैं। कोई लेना देना नहीं है आपके बॉलीवुड के स्टारडम से। यहाँ के जो हैं वो बड़े स्टार हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, नई नई टैलेंट को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। नए नए सब्जेक्ट को मौका मिल रहा है, नए नए डायरेक्टरों को मौका मिल रहा है। इट्स अ ग्रेट थिंग। आप किस तरह के शोज या फिल्म देखना पसंद करते हो ओटीटी पर? मुझे ह्यूमन ड्रामा वाली, जैसे ये है, इसमें थ्रिल भी हो, एक्साइटमेंट भी हो, एंटरटेन भी हो और कहने के लिए कोई बात भी हो। इस किस्म की फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैंने जितने भी ड्रामा प्रोड्यूस किए सब इसी किस्म के हैं, विद नॉट मियरली एंटरटेनिंग। बहुत सारे गुजराती ऐसे नाटक हैं, प्लेज हैं जिसमें से गुजराती फिल्में बनी हैं। इसमें क्या हम स्पेशल देख सकते हैं और आपको क्या लगता है कि गुजराती ड्रामा में से जो फिल्में बन रही हैं वो किस तरह से लोगों को ज़्यादा अपील कर सकती है? क्योंकि ये डियर फादर भी काफ़ी आपका हिट रहा है, जैसे आपने कहा कि ग्लोबली कितने सारे आपने शोज किए। अभी देखिए, इसके पहले तो बात यह है कि इसके अराउंड 430 शोज हुए दुनिया भर में। तो जो रिएक्शन मिला हमको पता है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये बिल्कुल, एक तो वो एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि स्टेज पे करते 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 आर्टिस्ट इतने तैयार हो जाते हैं कि फिर ज़्यादा उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। एक तो वो एडवांटेज है। जो बात स्टेज के ऊपर आपको ऐसी राइटिंग करने का मौका मिलता है जो फिल्मों में शायद ना मिले, लेकिन ऐसी राइटिंग करके भी अगर आप सक्सेसफुल हुए तो प्रोड्यूसर का भी हौसला बढ़ता है, प्रोड्यूसर का भी विश्वास होता है नहीं ऑलरेडी सक्सेसफुल है ये। जैसे ओ माय गॉड में हुआ था, किशन वर्सेस कन्हैया में। बिल्कुल। किशन वर्सेस कन्हैया लोगों ने देखी और बाद में फिल्म बनी ओ माय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। अभिनेता के साथ साथ नेता भी बन गए थे आप। क्या हुआ कि वो ट्रैक फिर वापस से आप उस ट्रैक से हट गए? नहीं जी हाँ, जहाँ मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें ज़्यादा देर रहना मुझे पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टाइम की बहुत मारामारी होती थी, क्योंकि फुल टाइम मांगता है वो, आप वो नहीं कर सकते। 2014 से 2019 तक मोदी जी के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला, अभी भी सीख रहे हैं। वी आर रियली रियली फॉर्चुनेट कि हमको ऐसा लीडर मिला है, रियली फॉर्चुनेट। ग्राउंड लेवल पर कितना आपको काम करना पड़ता था ये 5 सालों की अगर हम बात करें तो? बहुत, बिकॉज ये हर साल हमको रिपोर्ट देना पड़ता था जनता के सामने, हमने ये साल में ये किया। इतनी अकाउंटेबिलिटी पहले नहीं थी, पहले कांग्रेस के ज़माने में थी नहीं, किसी ने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं। जिस तरह भी यहाँ पे एमपी काम करते हैं मोदी जी के अंडर, तो अनबिलीवेबल है। लोग थक जाते हैं, इतना काम होता है, इतने प्रोग्राम होते हैं, ये करो वो करो, और आपको करना, कोई फॉलोअप भी होता है मोदी जी का। तो ये, और मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अगर कोई कोताही बरती गई है तो फ्रॉम द साइड ऑफ द एमपी कि हम बात को समझा नहीं पाए, हम लोगों तक ये बात पहुँचा नहीं पाए। उनके प्लानिंग में, उनकी सोच में कोई फर्क नहीं था। जो बात हमको पहुंचानी चाहिए थी लोगों तक, वो हम समझा नहीं पाए थे। ओके। खास करके फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपका इतना लंबा सफ़र रहा है। रिसेंटली आपकी हम दो हमारे दो भी रिलीज़ हुई थी। इस दौरान, इतने लंबे सफ़र के दौरान आपने कभी पे डिस्पैरिटी का इशू कभी भी फेस किया है इंडस्ट्री में? होता है, क्या करेंगे, होता है। लेकिन मैं उस हिसाब से बड़ा संतुष्ट आदमी हूँ कि भैया मुझे जो मेरे नसीब का है वो मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि मुझे किसी की वो सक्सेस कभी मेरे को तकलीफ नहीं देती है। उसके पास BMW है, मेरे पास नहीं है, नहीं। वो अगर अच्छा काम करता तो मुझे बहुत तकलीफ होती, यार ये सीन ये कैसे कर पाया। मुझे इरफान खान के सीन देख के तकलीफ होती है, किसी बड़े स्टार की BMW या रोल्स रॉयस देख के मुझे तकलीफ कभी नहीं होती। अगर वो अच्छा काम करता तो मजा आएगा, तो तकलीफ होती है। वो करे, हम कब करेंगे ऐसा।
हिंदी फिल्मों में आपको हम अब कब देखेंगे? कौन सी दूसरी नई फिल्में आ रही हैं आपकी बॉलीवुड में? अभी 25 तारीख मार्च को शर्मा जी नमकीन आ रही है, जो चिंटू साहब थे उसमें, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी फाइन फिल्म, काइंड ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ फिल्म। ओके, लाइक रैपिड फायर राउंड अभी, ठीक है? ये कुछ कैरेक्टर्स के मैं नाम बोलूँगी, इनको सुन के या इनके बारे में सोचकर सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ओके, बाबूराव गणपतराव आपटे फ्रॉम हेरा फेरी। डिफाइनिंग। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर आज भी मीम्स बनते हैं, रील्स बनती है, सोशल मीडिया पर हम स्माइलीज, इमोटिकॉन्स देखते हैं। कांजी लालजी मेहता, ओ माय गॉड से आई बिलीव इन। परेश रावल एज अ पॉलिटिशियन और एज एक्टर? एज एक्टर। ओके, घुंगरू सेठ? ठीक है। राम गोपाल बजाज? वेरी गुड। हसमुख भाई जुदाई, हसमुख लाल जुदाई से? हाँ ठीक है। आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर है अभी तक का जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है? वैसे काफ़ी अवार्ड्स तो आपने जीत ही लिए, लेकिन खुद की संतुष्टि मिले, वैसा कौन सा आपको कैरेक्टर लगता है? सरदार पटेल का। वाह, अमेजिंग। हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो फिल्म आ रही है डियर फादर, इसके साथ हिंदी की भी जो फिल्में आ रही हैं और दर्शकों को काफ़ी पसंद आए, और TV9 के साथ आपके इतने सारे अच्छे अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9।